इसके बाद है आपका 2.11, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें मीटर में दी है और एक सेंटीमीटर में दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये देखिए कि आपको एरिया और वॉल्यूम निकालते समय सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखना होगा। वो यहाँ पर क्या है, 2.01 है। इसका SF क्या है, 3 है। बाकी दोनों का 4 है, 4.234 इसका 4 है, 1.005 इसका 4 है। तो 2.01 का 3 है, तो इसके हिसाब से आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम लेकर आना है। एरिया मतलब सरफेस एरिया। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ शीट, ये क्या होता है आपका, शीट एक्चुअली आपकी क्यूबॉइड जैसी रहती है, तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब इसको आपने सॉल्व किया तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 4.234 इंटू 1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01। अब यहाँ पे 2.01 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर लीजिए मीटर में, तो ये हो जाएगा अपॉन 100। ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर है तो आप जल्दबाजी में मल्टीप्लाई करते समय इसको एज इट इज़ ना लिख दीजिएगा, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर प्लस, अब ये हो जाएगा 2 इंटू 4.25517, ऐसा आपको मिलेगा। अब इसके बाद इन सबको आप प्लस कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा 4.360479। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिल रहा है 8.7209,478। ठीक है, अब आप देखिए आपका SF था 3, तो 3 SF वाला इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इधर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आखिरी नंबर आपका आ रहा है 2, ये 3 नंबर होते हैं तो इसका SF 3 होगा, और इसके बाद 0 है तो ये राउंड अप नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 8.72 मीटर स्क्वायर, ये आपके पहले पार्ट का आंसर। देन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ शीट ये आपको मिल जाएगा 4.234 मल्टीप्लाइड बाय 1.005 मल्टीप्लाइड बाय 2.01 बाय 100, तो ये आपको मिल रहा है 0.0855 मीटर क्यूब। ठीक है, देख लीजिए इसका SF 3 ही है, आपने पढ़ा है रूल, आपको मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। यहाँ पे ये वाला 0 और ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, डेसिमल के पहले 0 आता है बाद में 0 आता है तो वो काउंट नहीं होते हैं, जो नंबर्स रहते हैं वो काउंट होते हैं। तो इसका ऑलरेडी SF 3 ही है, तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में एक डाउट खड़ा होता है कि आपने जो उसका पहला पार्ट किया था सरफेस एरिया वाला, इसके अंदर तो यहाँ पर प्लस हो रहा था, तो प्लस होता है SF के अंदर, तो आप क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जहाँ पर आते हैं उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन है, तो इधर आपको क्या करना है, पेमदास का नियम यूज़ करना है। पेमदास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन को डोमिनेट करते हैं, उनके पहले आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, आपका मल्टीप्लिकेशन तीनों जगह आया फिर प्लस हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय आपने क्या देखा, सबसे कम SF वाला जो नंबर रहता है उसके हिसाब से आंसर होता है, तो नंबर था ये जिसका SF था 3, तो आपका SF 3 रहेगा आपके फाइनल आंसर में भी, इसीलिए 8.72। ठीक, आप गलती से भी इसको 8.72094 ऐसा मत कर दीजिएगा, ये गलत है। मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी वाइज पहले है फिर एडिशन। देन 2.12, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। एक्चुअली यहाँ मिसप्रिंट है, ये 2.3 है, कई जगह 2.300 दे रखा है, कहीं 2.30 दिया है, ये असल में 2.3 है, इसको हटा दीजिएगा आप, नहीं तो फिर आपका आंसर आगे पीछे आएगा, SF के हिसाब से आगे पीछे आएगा। 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? Difference in the mass of the pieces to correct significant figures. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको बस एडिशन का नियम ध्यान रखना है और यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है। पहले क्या दिया है आपको, मास ऑफ बॉक्स 2.3 kg। ये मैंने DC पांडे में भी देखा था, ये क्वेश्चन था वहाँ पे, तो उसके अंदर उन्होंने 2.3 kg ही लिया था, 0 नहीं लिए थे, इसको हटा दीजिएगा आप, नहीं तो अगर आप 0 लेते तो फिर वो SF में काउंट हो जाते हैं। अब मास ऑफ गोल्ड पीस ये आपका हो जाएगा 20.15 ग्राम,
ये गोल्ड पीस 1 था, फिर उसके बाद मास ऑफ गोल्ड पीस 2, ये है 20.17 ग्राम। अब आप देखिए यहाँ पे SF क्या है, 4 है, तो केजी में कन्वर्ट करने के बाद भी SF 4 रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा 0.02015 kg, और नीचे वाला 0.02017 kg। अब टोटल मास इन सबको प्लस कर लीजिए आप, तो 2.3 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017। अब आप देखिए इसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किस में आ रहा है इसमें, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आने वाला। ठीक, इसको आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 32, तो बाय रूल ये हो जाएगा आपका 2.3 किलोग्राम। सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। देन डिफरेंस, अब डिफरेंस आई थिंक इन्होंने आपसे गोल्ड पीसेस का ही पूछा है, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, आपको ये तो लेना ही नहीं है। देख लेते हैं इसको, ये था आपका ए पार्ट, अब बी पार्ट, तो डिफरेंस इन मासेस ये हो जाएगा 20.17 माइनस 20.15 विच इज़ इक्वल टू 0.02 ग्राम। ठीक, ये तो बिल्कुल बराबर आया है, 20.1715, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, 0 और 2, तो ये इसका आंसर है, इसमें चेंज करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, एक आंसर ये, एक ये। देन 2.13, a physical quantity P is related to 4 observables A, B, C and D as follows: P is equals to A cube B square upon under root CD. The percentage errors of measurement in A, B, C, D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P if the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763? To what value should you round off the result? ये भी इजी क्वेश्चन है, इसके सामने क्वेश्चन भी किया था एग्जाम्पल्स में। आपको निकालना है परसेंटेज एरर, आपको दे रखा है P, मतलब आपको डेल P बाय P निकालना है। इसके से क्वेश्चन भी हम कर चुके थे एग्जाम्पल्स में। अब आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल्स टू A क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट C, मतलब C की पावर 1/2 इंटू D की पावर 1। जैसे इसको आप डेल P बाय P करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल A बाय A प्लस 2 डेल B बाय B, अब माइनस नहीं होगा, ये भी प्लस होगा, 1/2 डेल C बाय C प्लस 1 या सिंपल डेल D बाय D। ठीक, इस तरह से आपने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, उसमें से आपको रिलेशन निकालनी थी, इसमें आपको वैल्यूज भी दे रखी है, इतना डिफरेंस है इसमें। अब ये था आपका रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालेंगे आप, एक ही बात है, रिलेटिव कहिए परसेंटेज कीजिए, परसेंटेज में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब डेल A बाय A 1%, B 3%, C 4 और D 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/100 इंटू 100, इसको आपने सॉल्व किया तो 3 + 6 + 2 + 2 मतलब 13%, ये आपका आ रहा है परसेंटेज एरर। ठीक, तो परसेंटेज एरर या फिर 0.13। अब आप देखिए उन्होंने आगे क्या बोला है आपसे, ये तो आपने निकाल लिया, आपका एक आंसर ये हो गया, इफ़ द वैल्यू ऑफ P कैलकुलेटेड यूजिंग द अबो रिलेशन टर्न्स आउट टू बी 3.763, वैल्यू ऑफ P 3.763 आ रही है, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। अब आपने जो परसेंटेज एरर निकाला, इसको देखते हुए आपको इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इसमें आपका SF क्या है, 2 है, 0.13, ये आप समझ गए हैं, 13% देखें तो भी 2 ही है, तो ये आंसर भी कैसा आए, SF इज इक्वल टू 2 के हिसाब से। ठीक, हमने ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर्स में पढ़ी थी, आपको जब मैंने क्वेश्चन कराया था वर्नियर कैलिबर का, स्क्रू गेज का, तो हमने इसको ध्यान में रखा था। तो हियर SF इज इक्वल्स टू 2, तो बाय राउंडिंग ऑफ वी हैव P इज इक्वल्स टू 3 अब देखिए आप 763, तो आपको 3 चाहिए और यहाँ पे 7 की जगह कुछ और आ जाए, ये चाहिए, बस ये 2 वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 7 के बाद क्या है, 6 है विच इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या होगा, इसको राउंड अप कर देगा, ये आपका हो जाएगा 3.8।
ठीक, या लिख दीजिएगा आप 6 इज़ ग्रेटर देन 5, या ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इतना वो समझ जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर है 3.8 और एक 13%। Then 2.14, a book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। ये आपको चारों दिए हैं। अब इसमें रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। LHS और RHS को आपको देखना है, कंपेयर करना है। चलिए हम ए को देखते हैं। y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाय टी। अब यहाँ पे आपका 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, इसको भूल जाइए आप। t क्या है? यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड, कैपिटल T यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड। अब ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है, आपको सिर्फ यूनिट देखनी है। तो सेकंड बाय सेकंड ये कैंसिल आउट हो गया। और साथ में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के साथ क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो देख लीजिए बराबर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, क्योंकि t और t एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या बोलना चाहिए इनकी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो वो कांस्टेंट मिलेगा। तो ये बराबर हुआ। अब y आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और a क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की यूनिट सेम रहेगी, मीटर। ठीक, इसको अगर आप लिखें डायमेंशनली तो ये क्या हो जाएगा? L, और ये भी क्या हो जाएगा? L, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या अगर आप ऐसा लिखें m की पावर 0 L1 t की पावर 0, यहाँ पे m की पावर 0 L की पावर 1 t की पावर 0, तो भी सही है। पर m और t नहीं है तो इनको ना भी लिखें तो भी चलेगा। दोनों साइड में क्या है? आपको डिस्टेंस की यूनिट मिल रही है, L और L डायमेंशनली, तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। देन बी पार्ट, y इज इक्वल्स टू a साइन vt। यहाँ पे भी आप देखिए y और a ये दोनों सेम है, पर यहाँ पे क्या है? vt मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कि जिसकी यूनिट मीटर हो, डायमेंशनली L हो। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कोई यूनिट वाली चीज़ आ गई है, जो कि गलत है। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, तो हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज हैविंग सम यूनिट इन इट्स आर्ग्यूमेंट विच इज डायमेंशनली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिख लीजिएगा आपके हिसाब से, इनकरेक्ट। तो बी वाला आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक, देन सी, a बाय टी साइन टी बाय ए, इवन ये भी गलत है। अब देखिए t बाय ए, t है यूनिट टाइम की सेकंड, और a है डिस्टेंस इन मीटर। ठीक, तो सेकंड बाय मीटर मतलब ये कैंसल आउट एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, सेम एस अबो। जो बी का स्टेटमेंट था वो आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या है? डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और अगर इसको आप ऐसे भी देखें तो आप देखिए a बाय टी, t बाय ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पर यहाँ पे क्या बचेगा? L, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन आप तो सबसे सिंपल तरीका ये ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ अगर कोई सी भी चीज़ यूनिट वाली आ जाती है तो वो गलत है। चलिए देन डी, y इज इक्वल्स टू a√2, ये बिल्कुल सही है। ये दोनों क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, t बाय टी और 2 पाई कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आप देखिए a और y, ये दोनों का डायमेंशन L और L, यूनिट मीटर और मीटर, तो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। बहुत ही ईजी था ये तो। ये सारे इसके आंसर्स हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट। देन 15, a famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m0 of a particle in terms of its speed v and its speed of light c. The relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein, है ना, आप जानते ही हैं। A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equals to m0 upon 1 minus v square to the power 1 by 2. Guess where to put the missing c. ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपसे भी इन्होंने बोला गेस वेयर टू पुट। अब देखिए इधर क्या है आपके पास? m, ये क्या है? यूनिट ऑफ मास विच इज़ इन kg। तो RHS में भी क्या है? kg, LHS में kg आ रहा है, तो आप इक्वेशन को ऐसा अरेंज करें कि kg आ जाए। अब जैसे ही आपने यहाँ पे m0 पुट किया, kg आ गया, पर नीचे प्रॉब्लम देने वाली चीज़ क्या है? 1 माइनस वी स्क्वायर टू दी पावर 1 बाय 2। ये वी स्क्वायर हम नहीं चाहते हैं ये हट जाए, तो ये कैसे हटेगा? सी की बदौलत, अगर आप डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब v और c इन दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इस पूरे का स्क्वायर ऐसा हो रहा है।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, सबसे सिंपल है, आप सी स्क्वायर को वी स्क्वायर के नीचे रख दें, तो ये इसका आंसर है। LHS RHS को देखते हुए चलना है आपको। Then 2.16, the unit of length convenient on the atomic scale is known as angstrom and is denoted by this. So 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter. The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total volume in meter cube of a mole of hydrogen atoms? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। एटम हालांकि बहुत छोटा होता है, ये आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाई है आपने। तो आपको रेडियस कितना दिया है, R of H हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 0.5 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एटम आपने देखा ही है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर एच क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर एच क्यूब, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब। तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा 0.524 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ इन्होंने एस एफ की कुछ बात नहीं करी है, तो हम इसको डायरेक्टली हमारे हिसाब से कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। अगर आप एस एफ का बोलते तो यहाँ पे 0.5 आ रहा था, तो आपको इसको 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 करना पड़ता। आप ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसके इन्होंने बात बोली है मोल की। ये आपको मैंने पढ़ाया है मोल का केमिस्ट्री में। 1 मोल किसी भी चीज़ के हो, उसमें कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितनी एंटिटीज़ होती है, 6.0 टू द पावर 23। कहीं कहीं 22 भी लेते हैं, 23 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक एटम का वॉल्यूम इतना था, तो 1 मोल एटम में जितने एटम्स होंगे उनका वॉल्यूम ये मल्टीप्लाइड बाय ये होगा, तो टोटल वॉल्यूम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.524 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो ये आपको मिल रहा है 3.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर है। देन 2.17, इसमें आपको 2.16 का आंसर यूज़ करना है, इसीलिए मैंने उसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is this ratio so large? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपका एटॉमिक वॉल्यूम तो यहाँ पे आ गया था ऊपर, तो एटॉमिक वॉल्यूम है ना, ऐसा लिख दीजिएगा, सेम एज 2.16। अब मोलर वॉल्यूम ये भी बहुत इजी है, आपको इन्होंने बोला 22.4 लीटर। अब 1 लीटर में आपके होते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ऐसा होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। अब रेशो ये तो बहुत ही ईजी है, मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम मतलब 3.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये आपको मिल जाएगा 7.08 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, अब आप देख लीजिए 10 टू द पावर 4 मतलब इतना बड़ा है, तो ऐसा क्यों है, ये इनका दूसरा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं गैस और एटम, अगर आप मोलर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें आपके एटम्स क्या होते हैं, बहुत दूर रहते हैं। गैसियस स्टेट में आपके एटम के पास घूमने फिरने का फ्रीडम रहता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और एटॉमिक वॉल्यूम में हम क्या मान के चलते हैं, इसका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट रहता है जैसे सॉलिड में होता है, तो गैपिंग इतनी नहीं रहती है, पास पास होते हैं, इसीलिए पास होने के कारण इनका वॉल्यूम कम रहता है। ठीक, तो हियर इन बिटवीन एक गैप की जगह आप स्पेस कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा। और अगर इसको आप और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो इसका एक और अच्छा वर्ड है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, या कर दीजिए आप, और ये आंसर भी चलेगा। इस लार्जर इन मोलर वॉल्यूम एज कंपेयर टू एटॉमिक वॉल्यूम, ये इसके आंसर्स हैं।